मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखा हम लोगों ने बी, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बी नॉट, तो बी नॉट हमें लेना है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड द एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा, डेल्टा भी एंगल ऑफ डिप है, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग इसका मेंशन कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप डेल्टा है और ये बी नॉट है अर्थ का फील्ड, बिल्कुल ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लाइंग अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है भाई, तो इसमें हम लोग ऐसा देख सकते हो, ये नॉर्थ अगर देखें, ये साउथ हो, ये ईस्ट हो, ये वेस्ट हो, ऐसा होता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही तुम्हारा कंडक्टर है, क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टर हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लाइंग अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ मूव्स ईस्टवर्ड, अच्छा इसका वेलोसिटी है वो ईस्टवर्ड है, वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी ईस्टवर्ड है और ये कंडक्टर इस तरह से नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइंड है और वेलोसिटी ईस्टवर्ड है। दिया हुआ क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे काम किया जाए, आप भी चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी v, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है मोशनल ईएमएफ तुम्हें समझ में आता ही है, v क्रॉस b डॉट लेंथ होता है। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन देखें हम लोग, तो यहाँ पे b जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो पता है तुम्हें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो होता है वो होता है BH, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली जो होगा वो BH होगा और जो इसका वर्टिकली होगा वो क्या होगा BV, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही बनेगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप जो B अर्थ का जो नेट होता है, और इससे ये डेल्टा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है वो डेल्टा होता है। इस तरह से देखते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हो गया कि अब तुम्हें इस कंडक्टर के लिए जो कि ईस्टवर्ड जा रहा है, इसके लिए v क्रॉस b डॉट लेंथ करने पड़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक बार BH देखते हैं, एक बार BV देखते हैं, दोनों को अलग अलग इफेक्ट देख लो। तो अगर हम लोग मान लो BH की बात करें तो v जो इस तरह से कंडक्टर है मान लो ये, तो वेलोसिटी इस तरह से ईस्टवर्ड है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, तो ये v और ये b है हमारा BH इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन, तो v क्रॉस BH करेंगे, ये है वेलोसिटी, मैं दिखाता हूँ, ये है मान लो वेलोसिटी और ये है हमारा BH, ये BH है। तो v क्रॉस BH करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये है ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो v क्रॉस b करोगे भाई, तो v क्रॉस b कर लो, ये v है ये b है, तो v क्रॉस b करेंगे तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। बट कंडक्टर तो हमारा हॉरिजॉन्टल है, कंडक्टर तो हमारा हॉरिजॉन्टल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब v क्रॉस b किया, अपवर्ड आया, अपवर्ड आया तो भाई v क्रॉस b अपवर्ड आएगा तो पॉजिटिव अपवर्ड में जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके नीचे रहेंगे। इट मीन्स अक्रॉस द एंड कोई हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मोशनल ईएमएफ तब होता है ना जब v क्रॉस b के डायरेक्शन में कुछ लेंथ हो, v क्रॉस b ही तुम्हारा अपवर्ड आ रहा है, v ये है, ये वेलोसिटी है, ये है हमारा BH, तो v क्रॉस BH ऐसे आ रहा है और उस डायरेक्शन में लेंथ नहीं है, इसलिए इस एंड के अक्रॉस, कंडक्टर के एंड के अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ड्यू टू BH। अब BV की बात करें तो BH हट करके अब BV, तो BV रहे नीचे चाहे ऊपर कोई भी ले लें डायरेक्शन। तो अब ये है v वेलोसिटी और ये है BH और ये है कंडक्टर, रेड कलर वाला जो है ये कंडक्टर है, कंडक्टर नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है, इस तरह से है, ये कंडक्टर है। तो v और ये है वेलोसिटी और ये है BV, तो v क्रॉस BV करेंगे, v क्रॉस BV करेंगे तो इसी डायरेक्शन मिलेगा जिस डायरेक्शन में कंडक्टर है। v क्रॉस BV करेंगे, BV तो v क्रॉस BV करेंगे उस डायरेक्शन में मिलेगा, तो इस डायरेक्शन मिलेगा, इधर ही लेंथ है तो v इंटू BV इंटू लेंथ मिलेगा। यही हमारा v क्रॉस BV इंटू लेंथ यानी VVV इंटू लेंथ होगा मोशनल ईएमएफ। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग काम करेंगे। BH बेकार है और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें डेवलप होगा वो हो जाएगा v क्रॉस BV और इंटू लेंथ। v और BV में 90 डिग्री का एंगल है इसलिए VVV इंटू लेंथ है। और BV कितना होगा भाई, तो v और ये BV का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा B नॉट, नेट तो हमारा B नॉट था और BV का वैल्यू चाहिए तो B नॉट साइन डेल्टा, तो B नॉट साइन डेल्टा इंटू लेंथ ये हो जाएगा। सो मोशनल ईएमएफ जो आया वो V नॉट L साइन डेल्टा, तो V नॉट L वाला इंटू साइन डेल्टा ये यूज करेंगे। तो ऐसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा BVL V नॉट VL साइन डेल्टा। हमें यहाँ पे BV का रोल यहाँ होगा, BH का कोई रोल नहीं होगा मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करने में। तो इस तरह से ये सेलेक्ट कर लेंगे।
एक बार तुम्हें जो मेन क्लू पॉइंट है कि वेलोसिटी पहले देख लो 3 डायमेंशनली, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से दिखा दिया, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बार वीवी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एक बार बीएच का, वीवी का और बीएच का दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन देखेंगे। जब बीएच का देखा तो बीएच खुद हॉरिजॉन्टल था, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल था, तो वी क्रॉस बीएच करेंगे तो हमारा वर्टिकली अपवर्ड आया था, तो वी क्रॉस बीएच में हमारा अपवर्ड आया और उस डायरेक्शन में लेंथ नहीं है तो वो बेकार हो गया। और वी क्रॉस वीवी किया तो वो अलॉन्ग द लेंथ आया, इसलिए वो काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पॉज लगा करके ट्राई कर लो एक बार। पॉज लगा कर ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन ए सर्किट, चलो अब देख लिया जाए। कोई एक सर्किट है भाई, इन ए सर्किट विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर टू 10 वेबर इन 0.2 सेकेंड, देन द चार्ज दैट फ्लोज, ठीक है, थ्रू द कॉइल इन द टाइम, इन दिस टाइम कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो ये देखना चाहते हैं। तो भाई ऐसा क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में ही करते हैं। ईएमआई के स्टार्टिंग में ही मैंने करवाया भी था कि जब भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भाई चेंजिंग फ्लक्स के चलते, तो वो ये होगा वैल्यू वाइज। करंट का वैल्यू करंट होगा तो बिना चार्ज ट्रांसफर होगा। हमें चार्ज ट्रांसफर के बारे में पूछा जा रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर तो होता है भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई, हाँ कोई भी कॉइल होगा तो ऐसा ही होगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो भाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है और ये आर ये है। अब चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया डेल्टा क्यू इस डेल्टा टी टाइम में, तो यही तो करंट है। करंट का वैल्यू अगर डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, कोई भी एक हम लोग पॉइंट ले लें, कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लें, तो इसके थ्रू जितना चार्ज ट्रांसफर डेल्टा क्यू अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम, दिस विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जितने टाइम में हुआ उतने टाइम में ये एवरेज इंड्यूस करंट है। तो ये इंड्यूस करंट हमारा ये वैल्यू का है और इंड्यूस करंट को डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम लिखा और ये हो गया हमारा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। याद होगा इसमें से टाइम कैंसिल हो जाता था, टाइम कैंसिल हो जाता है और बच जाता है हमारा चार्ज ट्रांसफर विच विल बी इक्वल टू नेट चेंजिंग फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। इट मीन चार्ज ट्रांसफर जो इंड्यूस्ड चार्ज है जो इसमें एग्जिस्ट किया ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, फ्लो किया डेल्टा क्यू चार्ज, दैट इज इक्वल टू नेट चेंजिंग फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसमें 2-3 क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे इसमें। तो डेल्टा फ्लक्स यानी डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर पे डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू हम लोग देख ले भाई कितना है। तो क्वेश्चन में दिया है 2 वेबर से 10 वेबर हो गया, इट मीन्स 8 वेबर का चेंज है भाई, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो 8 वेबर का चेंज है और रेजिस्टेंस का वैल्यू एसआई में कितना है, तो 2 ओम है, ये भी एसआई ये भी एसआई, तो क्या मिल गया 4। तो 4 क्या हो जाएगा कूलम, एसआई में तो कूलम होगा, तो 4 कूलम विल बी द चार्ज फ्लो। 4 कूलम वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। इसको भी जरा पॉज लगा करके सोचो समझो और पॉज लगा करके एक बार ट्राई कर लो। स्मॉल स्क्वायर लूप है, कर लो ट्राई भाई। Small square loop of radius small l, side small l, is placed inside a large square loop of side capital L. Capital L is very very larger than small l. If the loops are coplanar and their centers coincide, loop जो है coplanar। चलो भाई उसका डायग्राम corresponding हम लोग देख लेते हैं। एक स्क्वायर है बड़ा वाला, साइड लेंथ l है इसका और इसका सेंटर पे दूसरा है, इसका साइड लेंथ स्मॉल l है एंड कैपिटल L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l, ये गिवन है। चलो ठीक है भाई, दोनों का प्लेन कॉन्साइड कर रहा है, कोप्लेनर है और दोनों का सेंटर भी कॉन्साइड कर रहा है, बहुत अच्छे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने हैं। तो याद होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने में जो फॉर्मूला है हम लोग के पास वो है फ्लक्स डिवाइडेड बाई, क्यों फ्लक्स होता है फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी, ये होता है। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो भाई कोई भी एक प्राइमरी ले लो, उसमें करंट अज्यूम कर लो और उसके बेसिस पे फ्लक्स सेकेंडरी के थ्रू निकालो और फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट कर दोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा हम लोग प्राइमरी बनाएं।
तो प्राइमरी को सिलेक्ट करने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा प्राइमरी कॉइल ले जिसमें करंट एस्यूम करने से जो दूसरा कॉइल सेकेंडरी बनने वाला है उसके थ्रू फ्लक्स इजीली निकल पाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को लार्जर वाले को लेना चाहिए प्राइमरी। अगर लार्जर वाले को प्राइमरी लेते हैं तो इसमें करंट अगर हम लोग IP समझ लिया तो इससे जो सेंटर पे फील्ड होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर के लिए सेंटर पे जो फील्ड होगा वो निकालेंगे उतना ही फील्ड इस वाले के लिए भी, उतना ही इसके लिए भी होगा, उतना ही इसके लिए 4 टाइम्स कर सकते हैं। इसका अगर क्रॉस में है तो इसका भी क्रॉस में होगा, इसका भी क्रॉस में होगा, इसका भी क्रॉस में होगा। ये करंट का डायरेक्शन अगर एक में पता है तो इसमें राइटवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, इसमें ऐसे है और सेंटर पे सबका एक ही डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड एट द सेंटर हम लोग निकाल सकते हैं ड्यू टू द लार्जर स्क्वायर कॉइल। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो पहले एक का निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का कितना हो जाएगा भाई, तो μ0/4 पाई। स्ट्रेट वायर है, सेंटर पे है, इसलिए याद होगा कम से कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं μ0/4 पाई IP अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो L/2 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो L/2, ये L है तो ये क्या है, L/2 ही है। और इधर से sin φ1 प्लस sin φ2, तो sin φ1 है 45 डिग्री, φ2 क्या है, वो भी 45 डिग्री। उधर जाओ, उधर के लिए 45 डिग्री, इधर है, इधर के लिए भी 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर कॉइल है ये। तो sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, ऐसा हम लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। तो दोनों 45 यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स μ0/4 पाई, और ये हो गया IP अपॉन L/2, कैपिटल L/2, और ये साइन 1/√2, 1/√2 इज 2/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे sin 45 प्लस sin 35 डिग्री। इस तरह से सेंटर पर का फील्ड मिल जाएगा। ये मिल गया हमें सेंटर पर का फील्ड। अब इसमें से देखो 4 कैंसिल भी होगा, तो μ0 IP 4 कैंसिल हो गया ऑन पाई L, पाई कैपिटल L, और ये हो गया 2 to 4, 4/2 यानी कि 2। ये मिल गया फील्ड एट द सेंटर। तो ये तो आपको रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। फील्ड एट द सेंटर जब मिल जाए, फील्ड एट द सेंटर जब मिल गया तो अब हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं थ्रू द सेकेंडरी। इतना तो रफ में वर्क करने पड़ेंगे भाई इसमें। अब हम लोग फ्लक्स निकालें सेकेंडरी यानी कि स्मॉलर के थ्रू, तो वो निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। फील्ड जो सेंटर पे आया है ड्यू टू लार्जर कॉइल, वही फील्ड इससे पूरे कॉइल में हम लोग पूरे लूप में समझेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया, स्क्वायर लूप है तो सिंगल लूप है। तो यहाँ पे भी सिंगल लूप था, 4 पार्ट है इसके, इसलिए 4 टाइम्स कर दिए। सिंगल लूप है, इसके थ्रू निकालना है, फील्ड पता है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे B का वैल्यू हो गया μ0 IP2√2 डिवाइडेड बाई पाई L। ठीक है, नेगेटिव फील्ड इंटू एरिया क्या हो जाएगा, L², और कॉस क्या हो जाएगा 0। फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया L² कॉस 0 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि अगर इसका फील्ड इसका देख रहे हो बाहर वाले कॉइल का, तो फील्ड अगर क्रॉस में है तो इसका एरिया वेक्टर भी क्रॉस वाला लेंगे। डॉट या क्रॉस ऑप्शन है तो क्रॉस लेंगे, फील्ड भी क्रॉस में है तो 0 डिग्री मिलेगा, कॉस 0 डिग्री यूज करेंगे, करना ही चाहिए। स्मॉलर एंगल लेते हैं हम लोग, तो ये मिल गया। तो दिस फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी, हमें क्या निकालना था, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ऐसे MIP, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में अगर लिखें फ्लक्स तो ये होता है। अब इससे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आया, IP छोड़ दो बाकी सब है, तो बाकी सब है, ये कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, L² अपॉन L, स्मॉल L² अपॉन L है। ये आया म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल L। क्योंकि ये देखो भाई IP छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हो, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अगर कंपेयर करके लिखना हो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज μ0 2√2 L², स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये मिल गया। IP छोड़ देंगे, बाकी सब म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियरली दिख रहा है हमें कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल L² अपॉन कैपिटल L। तो स्मॉल L² अपॉन कैपिटल L ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे स्मॉल L² अपॉन कैपिटल L। ठीक है, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो। नोट करना चाहें तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायग्राम बनाया, फ्लक्स निकाला, पहले तो फील्ड निकाला। तो फील्ड निकालने में एक का हम लोगों ने sin 45 एंगल यूज किया, और ये एक का फील्ड मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 4 टाइम्स ये जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, सब प्रोड्यूस करेंगे, 4 टाइम्स कर दिए। ये फील्ड आ गया, वही फील्ड इस पे होगा पूरे स्मॉलर कॉइल पे।
तो फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया कॉस 0 डिग्री। फील्ड है क्रॉस में तो एरिया वेक्टर भी इसका क्रॉस में लेंगे, क्रॉस और डॉट के ऑप्शन में क्रॉस लेंगे, क्योंकि cos 0 डिग्री और cos 180 वाले में तो cos 0 डिग्री का सिलेक्शन करेंगे, ये मिल गया हमें। एंड फ्लक्स होता है m इंटू आई पी, तो आई पी छोड़ दो, बाकी सबको सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट्स फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। तो स्मॉल l स्क्वायर अपॉन कैपिटल L यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट में देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको जरा ट्राई करो पॉज लगा करके। टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा कंडक्टिंग लूप में व्हेन इट इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या हुआ इसमें, तो मीन समझो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम लोग एक कॉइल मूव कर रहे हैं, लूप मूव कर रहे हैं। चलो भाई, इस लूप में हमने मूव किया। टोटल चार्ज इंड्यूस इन द कंडक्टिंग लूप, टोटल चार्ज इंड्यूस इन द कंडक्टिंग, जो इंड्यूस करंट होगा उसके चलते जो टोटल चार्ज फ्लो करेंगे वही इंड्यूस चार्ज जो थोड़ी देर पहले देखा था दूसरे क्वेश्चन में। तो टोटल चार्ज इंड्यूस इन ए कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब ले जाएंगे तो भाई बाहर पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, उससे ले जा रहे हो, पहले फ्लक्स 0 था, अब फ्लक्स कुछ हो जाएगा। पहले फ्लक्स इनिशियल 0 था, बाद में फ्लक्स हो जाएगा b इंटू एरिया ऑफ द लूप, क्योंकि इसमें आ गया तो फ्लक्स तो चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो कितना इंड्यूस चार्ज होता है भाई, तो तुम्हें पता है नेट चेंजिंग फ्लक्स डिवाइडेड बाई और रेजिस्टेंस, जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है। सो चार्ज फ्लो, इंड्यूस्ड चार्ज इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। इट मींस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, डिपेंड्स ऑन फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली। क्या फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स पे खाली डिपेंड करता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, खाली इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है क्या? ये भी नहीं है। तो टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो किस रेट से हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस रेट से होगा उस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ, किस रेट से चेंज होगा उस पर ईएमएफ डिपेंड करता है, ईएमएफ डिपेंडेंट होता है उस पर। यहाँ तो हमें सिर्फ नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर से। कुछ लोग सोचेंगे जरूर इसलिए कि ईएमएफ तो भाई नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो भाई ईएमएफ जब पूछा जाए तब बताना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे डिपेंडेंट होगा, चार्ज ट्रांसफर पे डिपेंडेंट नहीं। कुछ लोग ये सोच सकते हो कि भाई ज़्यादा ईएमएफ होगा तो ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ये सोचना ठीक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्योंकि जब ज़्यादा फास्टली अगर फ्लक्स चेंज हुआ, स्लोली नहीं लेके फास्टली लेके चले गए, तो भाई बहुत कम टाइम में तुम लेके गए, 10 सेकंड के बदले में 2 सेकंड में लेके चले गए, तो 2 सेकंड में लेके गए लेकिन फ्लक्स तो उतना ही चेंज हुआ, फ्लक्स नहीं चेंज हुआ लेकिन 2 सेकंड नहीं किया तुमने, तो 2 सेकंड में फ्लक्स चेंज हुआ तो 2 ही सेकंड के लिए चार्ज फ्लो करेगा। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, कहीं 2 वोल्ट होता था 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर फास्टली करोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा, बट टाइम जितने टाइम तक इसको फ्लो करना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि तुमने डबल रेट से ट्रांसफर किया तो डेल्टा टी हाफ हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ डबल हो गया। अगर तुमने टाइम हाफ लिया तो इंड्यूस ईएमएफ पहले के रिस्पेक्ट में डबल हो जाएगा, करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर तुमने हाफ टाइम लिया, फॉर एग्जांपल अगर हाफ टाइम ही लिया, प्रीवियस स्टैंडर्ड से मान लो हाफ टाइम लिया, पहले 10 सेकंड लिया, 5 सेकंड लिया, तो भाई हाफ टाइम करोगे तो डबल हो जाएगा प्रीवियस से। ईएमएफ डबल तो करंट डबल, करंट डबल तो करंट डबल, लेकिन टाइम इंटरवल कितना तो हाफ हो चुका है। तो तुम सोचो कि चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब सोचो तुमने जब हाफ ही टाइम में तुमने पास करा दिया, हाफ ही टाइम में जब तुमने फ्लक्स चेंज करा दिया तो करंट डबल हो गया, ईएमएफ डबल होने से करंट डबल हो गया, यानी 2 टाइम्स हो गया, बट टाइम इंटरवल क्या हो गया? पहले से हाफ हुआ है, इसलिए ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू उतना ही आएगा जितना पहले था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने फास्ट किया या स्लो किया। फास्ट किया अगर तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, पर टाइम इंटरवल उसी रेशियो में कम हो जाएगा, और प्रोडक्ट होता है चार्ज ट्रांसफर। तो इसलिए इस प्रोडक्ट में यानी चार्ज ट्रांसफर में कितना ईएमएफ है, कितना करंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, कितना चेंज इन फ्लक्स है उस पर डिपेंडेंट है। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो नेट चेंज इन फ्लक्स पे ही डिपेंड करता है। तो ये समझ गए, नोट करना हो नोट कर सकते हो, समझ गए यहाँ तक?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ट्राई करो। एनर्जी स्टोर, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैन बी मेड 4 टाइम्स। अच्छा, एनर्जी स्टोर तो बताओ भाई पहले, एनर्जी स्टोर का क्या एक्सप्रेशन होता है? तो हाफ LI² होता है। तो बोला जा रहा है कि एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी है, ईएमएफ नहीं है। एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर कैन बी मेड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे कर सकते हैं? क्या इंडक्टेंस डबल करने से हो जाएगा? नहीं होगा। डबल करने से इंडक्टेंस एनर्जी भी डबल हो जाएगा। करंट को डबल करें तो करंट को डबल करोगे तो स्क्वायर है, इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? 4 टाइम्स करने से, करंट डबल करने से काम बन जाएगा। करंट इज मेड √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स करने से डबल होगा। कैन नेवर बी मेड डबल, कभी भी डबल नहीं करता, ऐसा तो है नहीं। तो करंट को डबल करें तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। करंट को डबल कर दिया जाए तो हमारा एनर्जी भी 4 टाइम्स पहले वाला एनर्जी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। When a metallic plate swings between the poles of a magnet, poles of a magnet, चलो भाई किसी मैग्नेट के पोल के बीच में, पोल के बीच में मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में। पोल के बीच में नॉर्थ से, ये नॉर्थ मान लो इधर साउथ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई जब हम लोग इसमें स्विंग कराएंगे, किसको स्विंग करा रहे हो भाई? तो मेटेलिक प्लेट को स्विंग करा रहे हो। तो मेटेलिक प्लेट को समझो ऑसिलेट करा दिया हमने, तो एडी करंट पड़ा होगा। अगर मेटेलिक प्लेट को हम लोग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड स्विंग कराएं, ऑसिलेट कराएं, तो एडी करंट में सेटअप इन द प्लेट, एडी करंट तो होगा ही इंड्यूस, क्योंकि जैसे ही प्लेट को मूव कराओगे तो फ्लक्स चेंज होंगे, फ्लक्स चेंज होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्योंकि रैंडमली डायरेक्शन सिलेक्शन होता है सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, ये इंड्यूस होता है, उसको एडी करंट बोलते हो। तो एडी करंट सेटअप तो होगा ही, जरूर होगा। और उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एडी करंट क्या करता है? एनर्जी लॉस करता है। तो एडी करंट क्या करेगा? तो एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करेगा तो ये क्या होगा भाई? डैम्पिंग होगा। कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करने से क्या होगा? एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगा और ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। पहले ज़्यादा टाइम तक ऑसिलेट करता रहता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है तो कम टाइम में ऑसिलेट करके और रुक जाएगा फाइनली। सो एडी करंट आर सेटअप इनसाइड द प्लेट एंड देन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अलोंग द मोशन ऑफ द प्लेट। डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द मोशन मतलब सपोर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं होता है, अपोज करने के लिए। एडी करंट क्या? इंड्यूस करंट है, अपोज करता जाता है। एडी करंट आर सेटअप इनसाइड द प्लेट एंड देन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ प्लेट। प्लेट के मोशन के अपोज करता है, तभी तो ये धीरे धीरे डैम्ड होकर के रुक जाता है। इसलिए धीरे धीरे रुक जाएगा। सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई इफेक्ट प्लेट पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इफेक्ट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगा। याद होगा डेड बिट गैल्वेनोमीटर भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। कोई भी मेटालिक कंडक्टर अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो उसमें एडी करंट सेटअप होंगे जिसका एडिशनल एनर्जी लॉस कराएगा और वो धीरे धीरे स्टॉप करा देगा, मोशन को अपोज करता है। समझ गए? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो। 2 सर्किट्स हैव कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जल्दी से पॉज लगा करके इसको ट्राई कर लो भाई, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। करके देखो एक बार कैलकुलेशन, एक बार करके देखो भाई। टू सर्किट्स है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? तो यहाँ लिख लेते हैं भाई 0.09 हेनरी कितना दिया हुआ है। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी बाय चेंज ऑफ करंट फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन द प्राइमरी। अच्छा, चेंज इन करंट जो हुआ है वो 0 to 20, तो 20 - 0 यानी 20 एम्पियर का चेंज इन करंट हुआ है कितने टाइम इंटरवल में भाई? तो 0.006 में। बहुत अच्छे भाई, इतने टाइम सेकंड में चेंज हो प्राइमरी में। तो इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है सेकेंडरी में, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा भाई? तो इंड्यूस ईएमएफ होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। ये तो होता है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी। इसी को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, करंट में चेंज तो फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू -d∅/dt, -d∅/dt
dt और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी माइनस m dIp/dt। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, और इस बेसिस पे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना 0.09। बहुत अच्छा दिया हुआ है SI में, ये ध्यान रखना है कि SI ही है सारा। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब चेंज इन करंट था भाई 20 चेंज इन करंट और टाइम था 0.006। ठीक है, यही है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगा मिल जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू हो गया 90 15 × 2300, तो 300 वोल्ट ये हो गया तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। 300 सेलेक्ट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलो भाई ये भी हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, चलो कर लो जल्दी से। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस 5 हेनरी। देखो भाई दोनों SI हैं, बिल्कुल ठीक है। हैज बीन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी। अच्छा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल की। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो गया क्योंकि शायद ये टॉपिक 6.9 लेक्चर में है। ये ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट पे बेस्ड है। LR सर्किट, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप ये नहीं भी पढ़े हो तब भी आप कर सकते हो भाई। इंडक्टर का नेचर सबको पता है। इंडक्टर क्या करता है भाई, तो करंट में चेंज को अपोज करता है। अगर तुमने मान लो सेल लगा के इसमें करंट को स्टेब्लिश करना चाहा, करंट को अगर स्टेब्लिश करना चाहोगे तो ये ग्रो कराना चाहेगा, बट ये अपोज करेगा। कैसे भाई, तो बैक ईएमएफ लगा करके। कितना बैक ईएमएफ, तो LdI/dt वैल्यू का यहाँ पे बैक ईएमएफ लगा करके ये अपोज करता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अपोज करता है ये। स्टार्टिंग में जो अपोज करता है करंट को ऑलमोस्ट 0 रखता है। देखो भाई, ग्रोथ ऑफ करंट अगर मैं बोलूँ तो ये इस तरह से होता है। इसमें स्टार्टिंग में करंट ऑलमोस्ट 0 होता है, मीन्स ये समझ लो इफेक्टिवली कि इसका बिहेवियर T इज इक्वल टू 0 प्लस पे जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच। जो इसमें करंट एस्टेब्लिश होना चाह रहा था, तो ये रेसिस्टेंस जो हमारा ऑफर करता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ऑफर करता है। ये जनरल बिहेवियर ये जरूर डिस्कस किया था क्लास में। और जब ये स्टेडी स्टेट आ जाता है, स्टेडी स्टेट मतलब जो ग्रोथ होना था वो हो चुका करंट का, जो फंक्शन ऑफ टाइम मीन्स T टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोले या ग्रेटर देन 5 टाइम कांस्टेंट बोले, तब उस कंडीशन में इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज ऑलमोस्ट 0। ये होता है बिहेवियर इंडक्टर का। अब देखो कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मान लो 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है 5 हेनरी। इसका एक कॉइल है जिसका हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अलग अलग कर दिया। मान लो यही है हमारा सर्किट, रेजिस्टेंस हुआ और इंडक्टेंस 5 हेनरी था और रेजिस्टेंस 20 ओम था। 20 ओम इंडक्टेंस 5 हेनरी, ये दोनों कंपोजिटली क्या है, एक कॉइल है। कॉइल में इंडक्टेंस इतना है 5 हेनरी और ये है रेजिस्टेंस ओवरऑल। भाई कोई भी अकेले तो होता नहीं है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होगा तो किसी न किसी लूप से बना हुआ है और उसमें कुछ रेजिस्टेंस होंगे, साथ साथ ही होते हैं, तो उसको अलग अलग करके दिखाया समझने के लिए। अब इसको कनेक्ट कर दिया 200 वोल्ट बैटरी से। चलो इसी को समझ लिया जाए, 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, मैक्सिमम एनर्जी, तो बताओ भाई एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, तो एनर्जी स्टोर्ड किसी भी कॉइल या इंडक्टर में क्या होता है, तो हाफ LI² होता है। क्या होता है भाई, हाफ LI² होता है। तो कब एनर्जी मैक्सिमम होगा भाई, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं, कब एनर्जी मैक्सिमम होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा। और करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट मैक्सिमम होता है स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आ जाता है 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। जब ये इसमें करंट स्टेबलिश हो गया तो ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है और ये जाने देता है करंट को। यानी कि फाइनली जब करंट स्टेबलिश हो जाएगा तो करंट का वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा 200। यहाँ पे कुछ नहीं रेजिस्टेंस है, सिर्फ ये 200 और ये 20 ओम है, तो 200 वोल्ट 20 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है। सो फाइनल जो करंट होगा, जो कि मैक्सिमम करंट होगा, यही हमारा फाइनली करंट स्टेबलिश होगा। और वो होगा कितना, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 220, इसलिए कितना हो जाएगा करंट, तो करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट इसमें मैक्सिमम करंट है, जो कि थोड़े टाइम के बाद 5 टाइम कांस्टेंट के बाद स्टेबलिश्ड होगा। ठीक है, 5 टाइम कांस्टेंट L/R होता है, तुम्हें पता ही है LR सर्किट का। सो इतने टाइम के बाद जब ये स्टेबलिश होगा दैट विल बी द मैक्सिमम करंट, जो कि है 10 एम्पियर। इसलिए मैक्सिमम जो एनर्जी होगा
वो एनर्जी हो गया हाफ एल का वैल्यू दिया हुआ था, एल का वैल्यू है 5 हेनरी और आई स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, मैक्सिमम करंट का स्क्वायर। ये कितना हो गया बताओ, ये 100 हो गया और ये 500 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 250 जूल। तो 250 जूल विल बी द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। हाँ ये बात है कि कुछ लोग अगर इस पॉइंट को नहीं पहचानते हैं कि कैसे ग्रोथ होता है एलआर सर्किट में, तो उनको प्रॉब्लम होगा। और जो ये समझते हैं कि कैसे ग्रो होता है, तो स्टार्टिंग में बिहेवियर है इसका कि ये ब्लॉक करता है, स्टार्टिंग में करंट को स्टेब्लिश नहीं होने देता है, ऑलमोस्ट जीरो रखता है, और जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो उस कंडीशन में ये अलाउ करता है, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करके अलाउ करता है। कैपेसिटर का उल्टा बिहेवियर है, अपोजिट बिहेवियर है। कैपेसिटर क्या करता है कि जैसे ही सेट करोगे अलाउ करेगा, और जब चार्जिंग हो जाता है तो ब्लॉक कर देता है डीसी को। तो यहाँ भी ये डीसी है, 200 वोल्ट का बैटरी लगाया हो भाई, उससे अपोजिट बिहेवियर है। कैपेसिटर स्टार्टिंग में अलाउ करता है जीरो रेजिस्टेंस से, बाद में ब्लॉक करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। यहाँ उल्टा है, स्टार्टिंग में ही ब्लॉक करेगा ये, दैट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और जब ये स्टेडी स्टेट आ जाए तो जीरो रेजिस्टेंस। ये बिहेवियर है इंडक्टर का, जो हमने कम से कम डिस्कस किया था, ये वाला, ये दो कंडीशन T इज इक्वल टू 0 प्लस एंड इनफाइनाइट वाला। तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बिहेवियर पे मैक्सिमम एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, करंट पासिंग थ्रू ए चोक कॉइल 5 हेनरी is decreasing at a rate of 3 ampere per second. The EMF induced in the coil. कोई बात नहीं, ये कॉइल है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 5 हेनरी, और इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि di/dt करंट डिक्रीमेंट का रेट दिया हुआ है 3 एम्पियर पर सेकेंड, 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो कह रहा है EMF इंड्यूस क्या होती है, EMF इंड्यूस क्या होगा भाई, माइनस LDI/dt होता है। वैल्यू अगर निकालना है तो LDI/dt, ये 5 है और di/dt 3 है, दोनों ऐसा ही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 15 वोल्ट हो जाएगा। तो 15 वोल्ट इज द इंड्यूस्ड EMF, तो 15 वोल्ट पे टिक लगा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेंज लॉ क्या कहता है भाई, तो लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस करंट बोलता है ये। और जब भी हम लोग मोशन कराएंगे तो उसके अपोजिट, जो मोशन कराने में हम लोग वर्क करेंगे, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद होगा, इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। कॉइल ले लेते हैं, कॉइल करके कॉइल ले लिया, और इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेट को जब मूव कराते थे, तो मैग्नेट जब भी मूव कराओगे, चाहे टूवर्ड्स कॉइल ले जाओ या अवे फ्रॉम कॉइल ले आओ, अगर टूवर्ड्स ले जाओगे तो ये रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट तुम वर्क करोगे, फोर्स लगाओगे वर्क होगा, और वो वर्क अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे बल्ब अगर लगा हो तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, अगर तुम पास ले जाओ तब भी बल्ब ग्लो करेगा, दूर ले जाओ तब भी बल्ब ग्लो करेगा, और रेस्ट में रुके रहो तो ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए एनर्जी इज कंजर्व, कहीं से एनर्जी का लॉस कर रहे हैं हम लोग, वर्क कर रहे हैं, अपना एनर्जी लॉस हो रहा है तो उधर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज ए रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्मॉल स्क्वायर ओवर साइड एल, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कैपिटल एल तो हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन वही है, रिपीट है, इसलिए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन एल के प्रोपोर्शनल लाया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो देख चुके थे। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखने हैं, इसको जरा देखा जाए, पढ़ने पड़ेंगे इसको तो पॉज लगा करके आराम से सोच लो, पॉज लगा करके सोच लो भाई। कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड कैपिटल L and resistance R moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its side। चलो साइड के परपेंडिकुलर ऐसे चल रहे हैं भाई, दिया हुआ है डायग्राम में। मैग्नेटिक इंडक्शन B at constant in time, constant है with respect to time, magnitude of magnetic field, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, एंड स्पेस के हिसाब से भी कांस्टेंट, मींस इधर उधर कहीं भी हर जगह वही है। सो पॉइंटिंग परपेंडिकुलर और इनटू द प्लेन ऑफ द, ठीक है, प्लेन ऑफ द लूप, इनटू द प्लेन ऑफ द लूप मींस प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर क्रॉस में, क्रॉस वाले को बोलते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और प्लेन ऑफ द लूप डाल दिया और ये एग्जिस्ट कर रहा है। द करंट इंड्यूस इन द लूप विल बी, करंट इंड्यूस इन द लूप क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बड़ा जीरो। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये लूप है, कंडक्टिंग लूप, जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, फ्लक्स तो भाई बी इंटू एरिया है,
बी वही है, आगे चले जाएं तब भी वही बी है, वही एरिया है, आगे चले जाएं बी वही है, एरिया वही है। तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है d∅dt। टाइम इलेप्स हो रहा है, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, फ्लक्स का वैल्यू है कांस्टेंट, फ्लक्स का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, फ्लक्स का वैल्यू है b इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स ही है, एरिया हमारा L स्क्वायर है वो फिक्स ही है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, फ्लक्स इज कांस्टेंट, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। अगर आप मोशनल ईएमएफ से आप समझना चाहें इसको तो भी समझ सकते हो। एक कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एक बैटरी की तरह काम करेगा। सपोज करो 2 वोल्ट बैटरी, तो ये वाला अगर 2 वोल्ट बैटरी, तो ये वाला भी कंडक्टर मूव कर रहा है, वो भी 2 वोल्ट बैटरी। ये वाला तो भाई फील्ड ऐसे है, क्रॉस में मूव कर रहा है ऐसे, तो V क्रॉस B देखोगे तो इसका V और B, तो V क्रॉस B ऐसे आ जाएगा, V क्रॉस B अपवर्ड आ जाएगा। इस वाले कंडक्टर का वेलोसिटी तो ऐसे है, बट B हमारा क्रॉस में है, तो बताओ इसके लिए V क्रॉस B क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड में V क्रॉस B है, तो अपवर्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेट करना चाहेगा, उधर है ही नहीं लेंथ, लेंथ तो ऐसे, तो ये यूजलेस है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस नहीं। इसके लिए भी ये है V, ये है B, V क्रॉस B करेंगे, अपवर्ड में कुछ भी नहीं है, उस डायरेक्शन में लेंथ है ही नहीं, इसलिए इसके क्रॉस कुछ नहीं होगा। यहाँ भी वेलोसिटी यही है, V है, V क्रॉस B करेंगे अपवर्ड में, अपवर्ड में मतलब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और पॉजिटिव यहाँ पे अपीयर होगा, सो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इस तरह से क्या होगा, तो इस लूप में मोशनल ईएमएफ के बेसिस पे देखें तो ये है, समझो VBL ईएमएफ हो गया, और ये यहाँ भी इंड्यूस हो जाएगा VBL। VBL अगर हमारा 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट यहाँ भी हो गया, समझो 2 वोल्ट यहाँ भी हो, यहाँ तो 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, एक लूप बना हुआ है। ये 2 वोल्ट क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी में डेवलप होगा, और इस तरह से ये जितना करंट इधर भेजना चाहेगा ये उतना ही इधर, और करंट हो जाएगा इफेक्टिवली 0, तो कोई करंट नहीं। तो दोनों तरफ समझ सकते हो, चाहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देखो, फैराडे लॉ यूज करो, तब भी 0 आएगा, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। मोशनल ईएमएफ के टर्म में देखो तो इनका कोई मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, इसका होगा 2 वोल्ट ऐसे, तो इसका भी 2 वोल्ट है, दोनों का बैटरी वैसे ही लग गया, एक दूसरे को नलिफाई किया और कैंसिल हो करके इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। चलो ये भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन देखो। कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, पॉज लगा करके जरा सोच लो एक बार, पॉज लगा करके सोचो, जरूरी है भाई, जल्दी सोच लो एक बार। सोच लिया, copper ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring. The acceleration of the falling magnet while it passes through the ring. तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग CBSE में भी करते हैं भाई। एक रिंग है, मान लो ऐसा हमने फिक्स कर दिया, सपोज करो बॉल से फिक्स कर दिया, और इसके थ्रू एक मैग्नेट फॉल कर रहा है, नॉर्थ है साउथ है, ये मैग्नेट फॉल कर रहा है थ्रू द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट पे तो भाई फोर्स mg लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। एक फोर्स यहाँ पे ये लूप पे, जो लूप में हमारा इंड्यूस करंट होगा उसके चलते ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे अपवर्ड लगेगा, और इस तरह से अगर ये मान लो 20 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, और ये 5 न्यूटन है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा भाई, तो इफेक्टिवली इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तुम्हें पता ही है नेट फोर्स कितना, 20 - 5, और डिवाइडेड बाई जो भी मास होगा इस रॉड का, मैग्नेट का, उस हिसाब से एक्सेलरेट होगा। अगर ये खाली 20 होता तो ये g हो जाता, 20 डिवाइडेड बाई मास, तो ये g हो जाता। लेकिन अभी क्या होगा, g से थोड़ा कम होगा, सो एक्सेलरेशन इज g माइनस a', एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। क्यों, अगर ये बिल्कुल फोर्स नहीं होता तो g होता है, एक्सेलरेशन mg लगा, g एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, बट ये जो भी फोर्स आएगा उसके चलते हमारा लेस देन g हो जाएगा। अब डाउट यहाँ उठता है ये कि मैग्नेट जब ऊपर होगा तब क्या होगा, और नीचे आ जाएगा तो क्या होगा। तो भाई दोनों कंडीशन में यही होगा, दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन लेस देन g होना है। कैसे, तो देखो भाई, अगर ऊपर है मैग्नेट आ रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा होगा, तो ये अपना फ्लक्स यहाँ इंक्रीज करता जाएगा इसके थ्रू, और ये इफेक्टिवली लेंज लॉ अप्लाई करें तो ये इस तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, मैग्नेट पास आ रहा है भाई तो फ्लक्स बना रहा है, फ्लक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है विद द टाइम, और फ्लक्स ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा कि ये इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो अपोजिट फील्ड हम लोगों को ओरिजिनल फील्ड को अपोज करना है,
तो ऐसे ही इसमें करंट पास होगा, इस तरह से फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स जो ऊपर वाला साइड है वो नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। इस नॉर्थ और इस नॉर्थ में रिपल्सन होगा और उसके चलते मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब जब ये मैग्नेट क्रॉस करके, मैग्नेट अगर जब हमारा ऊपर है तो मैंने बता दिया भाई कि रिपल्सिव फोर्स एक लगेगा ऐसे। जब ये नीचे आ गया, इस कंडीशन में क्रॉस कर गया, नॉर्थ ये था, साउथ ये था, तो ये जब ऐसे जाने लग जाए तो सिंस द मैग्नेट इज मूविंग अवे, इट मींस इसका जो फील्ड है यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा, और डिक्रीज हो रहा होगा मींस साउथ अवे जा रहा है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए कि ना जाए या अपोज करने के लिए इधर हमारा क्या करेगा, ये कैसा डेवलप कर लेगा भाई, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे नॉर्थ से डेवलप कर लेगा ताकि भाई वो ना जाए। तो सोचो एज द मैग्नेट इज मूविंग डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ लिंक्ड होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा, बहुत दूर चला जाएगा तो इसका फील्ड यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा। जैसे जैसे पास था ज़्यादा फ्लक्स था, दूर जा रहा है फ्लक्स से डिक्रीज कर रहा है। चलो भाई फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है बट हमारा फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो हमारा फील्ड को सपोर्ट करेगा इंड्यूस करंट से। तो इंड्यूस करंट से इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फील्ड डाउनवर्ड में ही एक्सेप्ट प्रोड्यूस करेगा, डाउनवर्ड प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे चलेगा करंट, ऐसे हमारा इंड्यूस करंट होगा जो प्रोड्यूस करे, और ऐसे इंड्यूस करंट का होना इधर प्रोड्यूस करना मतलब इधर नॉर्थ बनना। तो अब ये बन जाएगा नॉर्थ, जैसे ही नीचे गया यहाँ पे पोलैरिटी हो जाएगा नॉर्थ, और ये बन जाएगा साउथ, और ये नॉर्थ क्या करेगा, इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ जाता हुआ वो अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इस पर अट्रैक्शन करेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक अगेन अपवर्ड ही लगेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे फिर अपवर्ड लगेगा। ऊपर है तब भी मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगा, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड, नीचे आ गया क्रॉस कर गया तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। मीन्स नॉर्थ आ रहा है तो ये अपोज कर रहा है, नॉर्थ क्यों आ रहे हो मत आओ, साउथ जा रहा है तो अपोज कर रहा है, साउथ क्यों जा रहे हो मत जाओ, अपवर्ड ही फोर्स लगाएगा। दोनों केस में अपवर्ड फोर्स लगाएगा और इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेस देन g हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका हम लोगों ने डिटेल भी देखा था और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी देखे थे रेगुलर क्लास में। चलो एक क्वेश्चन है, जरा ये भी देख लिया जाए। मेटेलिक रिंग कनेक्टेड टू ए रॉड ऑसिलेट्स। देख लो भाई, खुद से पढ़ो और जरा ट्राई करो। मेटेलिक रिंग इज कनेक्टेड टू ए रॉड, ठीक है, रॉड से कनेक्ट कर दिया, ऑसिलेट्स फ्रीली लाइक ए पेंडुलम, इफ नाउ ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। पहले तो ऑसिलेट कर रहा था, अब फील्ड अप्लाई कर दिए। फील्ड इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट द परपेंडिकुलर इज नाउ, पेंडुलम इज नाउ स्विंग थ्रू द फील्ड। अब फील्ड के थ्रू ये स्विंग कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई मेटेलिक कंडक्टर, चाहे वो रिंग हो या रॉड हो, कुछ भी जब भी मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, तो फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट यहाँ डेवलप होगा और एडी करंट डैम्पिंग कराएगा इस एनर्जी का। ये जो हमारा ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो एनर्जी है, याद होगा ऑसिलेटिंग सिस्टम का एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर सिस्टम में पढ़ा होगा, ये एनर्जी है। इस एनर्जी का धीरे धीरे डिसिपेशन करेगा और ये बन जाएगा डैम्ड ऑसिलेटर। डैम्ड ऑसिलेटर होगा और धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट कर जाएगा और ये रुक जाएगा। सो ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करें तो कम टू रेस्ट वेरी सुन, हाँ भाई बिल्कुल थोड़े टाइम में ये रेस्ट में आ जाएगा। कीप ऑसिलेटिंग विद लार्जर टाइम पीरियड, ऐसा कुछ नहीं, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा भाई। पेंडुलम का टाइम पीरियड इफेक्टिवली सेम ही रहता है, याद होगा, लेकिन हाँ ये रेस्ट में जल्दी आ जाएगा क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगा, इसका टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। सो इट विल कम टू रेस्ट वेरी सुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, कॉइल हैविंग एन एरिया ए नॉट इज प्लेस्ड। चलो इसको जल्दी से कर लो, थोड़ा सा पेन चलाने पड़ेंगे। एरिया ए नॉट है, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू 4 बी नॉट। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है भाई, बी नॉट से 4 बी नॉट हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल विल, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, एरिया वही का वही था, तो ए नॉट इंटू बी फाइनल था 4 बी नॉट और इनिशियल था बी नॉट, तो ये हो गया चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 बी नॉट ए नॉट और माइनस यानी 3 बी नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम जो भी लगा है यही हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 3 बी नॉट ए नॉट अपॉन टाइम, 3 बी नॉट ए नॉट अपॉन टाइम, 3 बी नॉट ए नॉट अपॉन टाइम, ये जड़ हो जाएगा 3 बी नॉट ए नॉट अपॉन टाइम। तो ए नॉट एरिया था, फाइनल फील्ड वाज 4 बी नॉट, इनिशियल फील्ड था बी नॉट, सब्ट्रैक्ट किया, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम किया, मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि ये एलआर सर्किट पे था, जो कि जनरली स्कूल वाले कम पूछते हैं,
लेकिन इसको वालों को ट्रिकी अगर पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। इसमें वो नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द इंडक्टर उसका यूज होने में। इंडक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंडक्टर का काम क्या होता है भाई। तो इंडक्टर का बिहेवियर को हम लोगों ने मैप किया था। जब भी एक बार हम लोग स्विच को ऑन करते हैं कि करंट एस्टेब्लिश करना चाहें वो टाइम, और एक होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब आता है भाई? तो टाइम ग्रेटर देन 5 टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है? तो यहाँ पे होता है L/R। मीन्स जिस इंडक्टर का है उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और जब भी यहाँ पे करंट हम लोग सेट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे मान लो हमने क्लोज किया, तो इससे जो करंट सेट होगा और उसका हम लोगों ने दो स्टेट बनते हैं। एक होता है t इज इक्वल टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट। तो जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच बिहेवियर जो इंडक्टर का है वो क्या है भाई? तो ये स्टेबलिश होने नहीं देता, और जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो बिहेवियर क्या है? तो ये कोई अपोजिशन नहीं दिखाता। यही दो बिहेवियर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। अब यहाँ पे भी यही काम करना है। क्वेश्चन क्या है वो देख लिया जाए फिर से। द की के इज इंसर्टेड, ठीक है। के को हम लोगों ने इंसर्ट किया, दैट इज क्लोज किया एट टाइम t इक्वल टू 0, द इनिशियल t इक्वल टू 0 एंड फाइनल t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू इनिशियल करंट कितना? t इक्वल टू 0 प्लस पे, और t इक्वल टू 0 का मतलब है t इक्वल टू 0 प्लस, दैट इज जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच। उस समय क्या करंट होगा बैटरी के थ्रू, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यही निकालना है। तो भाई अभी बताया मैंने कि इसका बिहेवियर का ऐसे मैपिंग है। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इस कंडीशन में देखो ये पूरा सर्किट जब t इक्वल टू 0 प्लस की बात करें तो ये तो ब्लॉक कर देता है। मीन्स यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, इसके पास ऑप्शन है इधर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले में जाओ चाहे इधर 10 ओम वाले में जाओ। तो क्या करेगा ये सारा का सारा 10 ओम, इसमें कुछ नहीं जाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ये वाला समझो कि सर्किट में है ही नहीं। ये समझो वायर ब्रेक है, ये वायर ब्रेक है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा करंट ऐसे चलेगा। इट मीन्स इफेक्टिव लूप में रेजिस्टेंस जो रह जाएगा वो 10 प्लस 20 30 रह जाएगा, और ये 2 वोल्ट है। तो करंट कितना होगा भाई? तो करंट हो जाएगा इस कंडीशन में EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF है 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस है 10 प्लस 2, 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो 2/30 मीन्स 1/15 एम्पियर। तो 1/15 एम्पियर का करंट चलेगा भाई ऐसे कंडीशन में। 1/15 एम्पियर t इक्वल टू 0 प्लस इनफाइनाइट टाइम पे। तो इनफाइनाइट टाइम पे तो भाई ये वाला बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस के साथ समझो कि कनेक्टिंग वायर ही है। अब जब वायर है इसमें जीरो रेजिस्टेंस है, ये 10 वाला है, तो कोई इधर नहीं जाएगा, सब के सब इसमें जाएंगे बिना रेजिस्टेंस वाले में। क्लोज सर्किट हो गया, मतलब इफेक्टिवली अगर बोलें तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो पूरा सर्किट ही ऐसे हो गया। ये वाला रेजिस्टेंस रहना बेकार हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, नेगलेक्ट कर देंगे इसको, और सिर्फ बच जाएगा ये 20 एम्पियर। ओनली 20 है ये EMF है हमारा। तो अब करंट जो हो जाएगा हमारा EMF यानी 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल यहाँ 20 है, ये 10 तो बेकार होगा, इसलिए कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। सो 1/10 एम्पियर अब चलेगा। तो बाद में 1/10 एम्पियर चलेंगे, पहले 1/15 एम्पियर है, तो वैसा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 1/15 और 1/10। तो 1/15 पहले फिर 1/10, ये हो जाएगा ऑप्शन 1/15 एंड 1/10। तो ये बिहेवियर हम लोगों को याद रखने हैं कि ये t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या बिहेवियर दिखाता है, और इनफाइनाइट टाइम दैट इज स्टेडी स्टेट में क्या बिहेवियर दिखाता है। कौन? इंडक्टर। तो ये इंडक्टर चलो एक कॉइल है, इसका रेडियस ना कुछ है सर्टेन रेडियस, बट 600 टर्न्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न 600 है। चलो ये भी ठीक है। और अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस कह रहा है 36 मिली हेनरी। 36 मिली हेनरी रख दिया हमने। और हम पूछ रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न विल बी। इसका 600 टर्न है। अब ऐसा ही हम लोग 500 टर्न वाला ले लें। 500 टर्न इसमें N2 कैपिटल N2, ये मान लो कैपिटल N1 ये। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न में, टोटल नंबर ऑफ टर्न में रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया है और नेक्स्ट वाले सोलेनॉइड का उसका अलग दिया हुआ है कॉइल का। तो दोनों का नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में हमें चाहिए इंडक्टेंस निकालना। तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना, एक्सप्रेशन निकाला जाए एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि वही डिफरेंट दिया हुआ है इसलिए हमें रिक्वायर्ड होगा ये निकालना है।
कैसे निकालेंगे भाई? तो किसी भी कॉइल के लिए हम लोग जानते थे फ्लक्स जो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू वन टर्न। फ्लक्स थ्रू वन टर्न कितना होगा? तो कोई कॉइल है इसमें करंट पास कराओगे मान लो, तो पास करेंगे तो कितना अंदर में फील्ड होता है भाई? तो म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन आई फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई फील्ड हो गया। और फ्लक्स थ्रू वन टर्न हम लोग जो लिख रहे हैं टोटल नंबर टर्न मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू वन टर्न, तो बी हो गया। एरिया कितना होगा? तो भाई सर्कम रेडियस का पाई आर स्क्वायर इज द एरिया और cos 0 डिग्री लेंगे एंगल, क्योंकि भाई जिधर फील्ड होगा उधर ही हमारा एरिया वेक्टर भी लेंगे। मान लो एक कॉइल लिया, एक लूप लिया, इसका एरिया वेक्टर इधर ही लेंगे, फील्ड भी इधर ही है, ऐसा लेंगे। तो फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड और कॉइल बी एरिया cos 0 डिग्री। तो फ्लक्स होता है एल आई, फ्लक्स क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लें, आई को छोड़ दो बाकी सब सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया, देखो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आई को ड्रॉप किया जाए और लिखा जाए तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न चलो यहाँ रहने देते हैं। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में लिखें तो एन बाई एल हो जाएगा इस तरह से, कैपिटल एन बाई एल, करंट छोड़ना ही हमें, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हो गया, जिसमें कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न के बारे में देख लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न के फंक्शन में एक्सप्रेशन में देख लिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई कि 36 था, 600 टन टोटल थे तो 36 था, अब 500 टन बन रहे हैं। बाकी सब कुछ सिमिलर है, बाकी सब कुछ सिमिलर है मतलब क्या हुआ? रेडियस इज सेम, कैपिटल एल इज सेम, कैपिटल एल सेम है और रेडियस भी सेम है। तो भाई L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि L2 डिवाइडेड बाई L1 विल बी इक्वल टू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर। और N2 जो हमें रखने हैं वो 500 टन ही रखने हैं, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट था, उसको नहीं लिखने हैं। रेशियो जब लेंगे तो L2 अपॉन L1 इज ये सेकंड लूप के लिए, सेकंड कॉइल के लिए डिवाइडेड बाई फर्स्ट कॉइल के लिए, तो नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में लिखने हैं। तो 500 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 600 स्क्वायर, इट मीन्स L2 अपॉन L1 इज क्या हो जाएगा 25 अपॉन 36। ये है रेशियो, तुम्हें L1 पता है तो L2 निकल जाएगा, L2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 36 इनटू बताओ L1 कितना था? तो L1 था 36 मिली हेनरी, तो 36 मिली हेनरी ऐसा रख देंगे, 36 मिली हेनरी रख दिया, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना मिलेगा हमें? 25 मिली हेनरी। सो L2 वैल्यू इज 25 मिली हेनरी। सबसे पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल N निकाल लिया। कुछ लोगों को ये एक्सप्रेशन याद होता है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। भाई कैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं किसी कॉइल का, तो वो तो सबको पता ही है कैसे निकालते हैं किसी कॉइल का। तो कॉइल में करंट एस्यूम कर लिया और उससे हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकाला तो वो देखा भाई कि सम कांस्टेंट इनटू आई मिला, आई को छोड़ेंगे बाकी कांस्टेंट को पकड़ लेंगे, वो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। देखा गया ये सेल्फ इंडक्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो वो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये रेशियो लिया हमने और इस तरह से L2 का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। पहले 600 लूप वाले का, 600 टर्न वाले का 36 था, इसका क्या मिल जाएगा? तो इसका 25 मिल जाएगा। ऐसे इसको बिना कैलकुलेशन का भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसको याद हो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ 36 है, 36 है हाँ मिली हेनरी, कब? जब 600 है तो 600 वाले का स्क्वायर, उधर 500 वाले का स्क्वायर करो वेन्यू वाले में तो उसमें 25 आएगा, यहाँ पे 600 वाले का स्क्वायर करो 36 आ रहा है, उतना ही मिली हेनरी दिया हुआ है, तो जब 500 रखेंगे तो 25 वाला आएगा। तो डायरेक्टली में हम लोग समझ सकते हैं उतना आपका कैलकुलेशन अगर माइंड में हो जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। Magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in time t, delta t, then the total quantity of electric charge which is passing through this time through any point on the circuit is given by, तो ये वाला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था भाई, तो वो क्या आता है? तो डेल्टा फाई टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर, फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई आर, यही आता है चार्ज ट्रांसफर। तो ये तो डायरेक्ट हमारा एक्सप्रेशन है, अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, नहीं तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसमें डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है और आ जाता है यही, तो ये सबको पता है भाई। चलो नेक्स्ट हम लोग चलें 19 नंबर क्वेश्चन। मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स ए कॉइल, कॉइल की तरफ लाए मैग्नेट। चलो भाई इसका डायग्राम करस्पॉन्डिंग अगर दिखाना चाहें तो एक कॉइल, एक मैग्नेट ला रहे हैं भाई पास में, वेलोसिटी ऐसा दे दिया, समझो साउथ नॉर्थ है और ये हमारा कॉइल है, क्लियर है? ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल स्पीडली,
स्लोली, फर्स्ट केस में स्पीडली, दूसरे केस में स्लोली। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ बताने हैं, एन इंड्यूस्ड चार्ज विल बी रिस्पेक्टिवली, इंड्यूस्ड चार्ज, अच्छा भाई स्लोली लाओ चाहे फास्टली लाओ उससे मतलब नहीं है इंड्यूस्ड चार्ज को। तो इंड्यूस्ड चार्ज विल बी सेम, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जो इसमें चार्ज इंड्यूस होंगे ड्यू टू इंड्यूस करंट, जो हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा, दैट चार्ज ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फास्ट मूवमेंट हो रहा है या स्लो मूवमेंट हो रहा है। तो भाई स्लोली किया है फिर फास्टली किया है, स्पीडली और स्लोली दो केस बनाए हुए हैं। अब बताना है तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर डिपेंड करता है स्लो और फास्ट पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो फर्स्ट केस में जब स्पीडली है तो ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्लोली होगा तो कम इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट चार्ज ट्रांसफर विल बी सेम। ठीक है, तो मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल स्पीडली स्लोली। ठीक है, देन द इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ग्रेटर इन फर्स्ट केस, ग्रेटर इन फर्स्ट केस, more in first case. So induced EMF is more in first case, but induced charge is more in first case ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेस वाला तो होना नहीं है, more in first case। चलो induced EMF तो more in first case means जब स्पीडली लाए तो more in first case and equal in both case। induced charge के बारे में बोला गया कि equal in both case, तो ये हो जाएगा। induced EMF के बारे में तो फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीडली लाए हो, और इंड्यूस चार्ज के बारे में तो चाहे स्पीडली ले जाओ चाहे स्लोली ले जाओ, इक्वल इन बोथ केस। तो ये हो जाएगा मोर इन फर्स्ट केस, इक्वल इन बोथ केस। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट चले हम लोग 20 नंबर पे देखा जाए, ए रॉड ऑफ लेंथ L रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। भाई ऐसे रोटेट कर रहा है, याद होगा, ये तो हम लोगों ने रेगुलर क्लास में किया ही है। ये पासिंग थ्रू द वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो वन एंड के परपेंडिकुलर ये वाला कंडीशन है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस डायरेक्शन में समझो या डॉट डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो यहाँ पे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड ये मोशन हो रहा है, और इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में या डॉट में। तो ऐसे कंडीशन में तो तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या होता था भाई, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जब हमारा लेंथ L हो और इस तरह से ये रोटेट हो रहा हो, इसी के एंड के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा हो, क्रॉस हो या डॉट हो, फिर इसमें होता था, याद होगा 4 मेथड से हम लोगों ने रेगुलर क्लास में निकाला है। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द रॉड। सो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पेपर एंट्रेंस में भी आए हैं ये। वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इनसाइड अनदर एज सो मेनी फिगर। क्वेश्चन देखो ध्यान से, समझो इसको, क्वेश्चन को समझा जाए, पॉज लगा करके देखो, समझो। वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड, एक यू ट्यूब है जो दूसरे यू ट्यूब में स्लाइड कर सकता है, देख रहे हो यहाँ पे, स्लाइड कर सकता है। ठीक है भाई, मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्यूब्स, इन दोनों में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी है, ये इसमें इंसर्ट हो भी जाए तो भी इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ये जो गैप दिख रहा है वो समझो गैप नहीं है कॉन्टैक्ट में, समझो कि रबिंग करता हुआ जाता है। ठीक है, इस तरह से है। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इफ ईच ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड v, ये भी v से ये भी v से टुवर्ड्स ईच अदर, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ v l and v विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस। तो इसको हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं, जिसका दिमाग में जो चले। फैराडे लॉ से अगर यूज करना चाहें, मान लो फैराडे लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ d∅dt, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। सपोज करो ऐसे ये मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ये v स्पीड से आ रहा है, ये भी v स्पीड से, इस तरह से दोनों v स्पीड से चल रहा है भाई, दोनों v स्पीड से, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, एक ही तो v स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे भी हो सकते थे। चलो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन ने दिया है वो है v और v इधर, यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव में 2v, एक दूसरे के रिलेटिव में बोले तो 2v। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो जरा, x है सेपरेशन एट एनी आर्बिट्ररी मोमेंट। मान लो कोई आर्बिट्ररी मोमेंट पे हम लोग फ्लक्स निकालना चाहें, तो ये लेंथ मान लो l है, ये l है, रेक्टेंगुलर जैसा समझ सकते हैं, अलग है ये, इस तरह से शेप है, पर ये एरिया क्या होगा, तो ये x इंटू ये लेंथ, समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये एरिया होगा, l इंटू एक्स की तरह एरिया हो, या फिर चाहो तो आप इस सर्कुलर का भी
काउंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, सेमी सर्कल इधर भी होगा पाई इंटू आर स्क्वायर और बाकी बीच का। तो ये तो चेंज हो नहीं रहा, पास आ रहा है तो भी यहाँ फ्लक्स है, ये भी यहाँ फ्लक्स है। जो चेंज हो रहा है वो है लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहे हैं उसके। तो L इंटू एक्स अगर सेपरेशन है तो L x ये एरिया हो गया इंटू बी इंटू कॉस डिग्री, इस तरह का फ्लक्स है। इसमें हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए। ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है उससे कोई चेंज नहीं आएंगे फ्लक्स में इनका काउंटिंग करोगे, लेकिन जो चेंज होगा तो चेंज इसके चलते नहीं। ये तो भाई ऐसा से पहले भी था अब भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चेंज हो रहा है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है। तो इसको इग्नोर करें, करो पार्ट को। अगर ये L लेंथ, ये L लेंथ, ये X लेंथ, तो ये हो जाएगा L इंटू एक्स एरिया, बी हो गया cos 0 डिग्री। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो b एंड L इज कांस्टेंट और dx/dt, और dx/dt क्या है भाई, तो वो है 2b। dl इंटू dx/dt इज 2b, क्योंकि जो सेपरेशन में रेट ऑफ चेंज है वो भी इधर से भी इधर से। तो dx/dt सेपरेशन में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो b प्लस b 2b से, इसलिए इसका यूज करेंगे और 2bl भी इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अगर आप इसका शेप को काउंट करो, चलो कुछ लोग अगर कन्फ्यूजन में हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं शेप मान लो काउंट ही करूँ तो बताओ भाई टी टाइम पे क्या फ्लक्स होता है। तो टी टाइम पे x सेपरेशन है टोटल का, टोटल सेपरेशन है x, टोटल लीनियर सेपरेशन ये x है। मान लो ये x, ये वाला का अलग अलग, ये वाला का अलग काउंट कर लो। तो इधर वाले का काउंट करेंगे तो सेमी सर्कल है मान लो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और उधर वाले का भी पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इधर वाले पार्ट का। और बाकी जो ये x डिस्टेंस है, ये लीनियर डिस्टेंस x है, तो इसका हो जाएगा प्लस Lx। L मतलब समझो 2r, अगर रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो L इज 2r, तो x इंटू ऐसा समझ सकते हैं 2r, r 2r, ये भी r 2r। इन दोनों का अलग अलग नहीं समझेंगे, बिल्कुल वो दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाया हुआ है, लेकिन ये दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा समझ सकते हैं ये है एरिया किसी टाइम पे, ये है एरिया, x इंटू 2r इधर वाला पार्ट हो गया, देखो ऐसे हो गया ये x है और ये हमारा 2r हो गया टोटल, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2r। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया फ्लक्स। और अब इसमें हम लोगों को फ्लक्स निकालना है, तो ये एरिया इंटू बी और cos तो 0 डिग्री है। अब इसमें इंड्यूस इमेज निकालेंगे तो d/dt करने पड़ेंगे। अब इंड्यूस इमेज निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो इधर बच जाएगा 2r इंटू बी, 2r इंटू बी, और dx/dt, और dx/dt बोल लेंगे 2b। तो बात वही है, ये पाई आर स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन में ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इसलिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पे L, ये लेंथ दिया हुआ है कि ये लेंथ L है, L इज द विड्थ ऑफ द स्टिक, तो यहाँ L दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2b है और ये 2r क्या है, 2r लेंथ है, इसलिए LB इंटू 2। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई। इसलिए आपको ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये है कि L, अगर हमारा x है डिस्टेंस और ये L है, ये L है, तो L इंटू x, ऐसा समझेंगे, L इंटू x और cos 0 डिग्री भी यूज़ किया और डिफ्रेंशिएट कर दिया, मिल गया। फैराडे लॉ से तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, फैराडे लॉ से निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड भी देख सकते हैं भाई, दूसरा मेथड से कैसे निकालोगे, चलो पहले इसको नोट कर लो, दूसरा मेथड देखते हैं। चलो दूसरा मेथड है कि हम लोग चाहें तो मोशनल इमेज से भी निकाल सकते हैं। देखो भाई, मोशनल इमेज से अगर निकालना चाहो तो समझो कि एक कंडक्टर है, तुम्हें पता ही है मोशनल इमेज में G×B डॉट L इनिशियल फाइनल होता था जहाँ। तो अगर ये L लेंथ है, इफेक्टिवली ये लेंथ अगर L है तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ये, इसलिए इसका जो EMF होगा वो BL भी इधर होगा भाई। तो V×B देखेंगे अपवर्ड आएगा, V इधर है, V ऐसे है, B ऐसे है, तो V×B करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो V×B करेंगे अपवर्ड में, तो इधर ये हाई पोटेंशियल मिलेगा, इधर ये लो पोटेंशियल मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा BLB। और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका सोचो ये BLB तो ऐसा लग गया, समझो सेल, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल, ऐसे हो गया।
अब इसका ये वेलोसिटी है, अब इसका सोचो, ये है v और ये है b, तो इसका जब v क्रॉस b करेंगे तो ये डाउनवर्ड में जाएगा, v क्रॉस b डाउनवर्ड में, इसका मतलब नीचे वाला हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो इसके बदले में जो सेल लगाएंगे वो ऐसा सेल लगाना पड़ेगा, वैल्यू कितना होगा, वही VLB। और ये लूप है बना हुआ, अब बताओ किसी लूप में ऐसे सेल लग गया, फिर इधर ऐसे सेल लग गया, तो इसका इफेक्टिवली EMF कितना हो जाएगा, तो BLB ये भी है और BLB ये दोनों तो सीरीज में है और सेम पोलैरिटी के साथ है, एडअप करेंगे, सेम पोलैरिटी भाई, ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को पास करा रखना चाहेगा, सो इंड्यूस्ड EMF नेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स BLB, तो 2 टाइम्स BLB हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, इसमें हम लोगों ने मोशनल EMF का यूज़ किया, मोशनल EMF से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r चेंजेस एट ए रेट ऑफ dV/dt देन। मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टिंग रिंग है, कोई रिंग पहले समझा जाए, कोई एक रिंग समझा, इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है ये भी समझा, और इसका dV/dt ये कह रहा है कि dV/dt है रेट ऑफ चेंज, परपेंडिकुलर है और dV/dt दिया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टिंग रिंग चेंजेस एट अ रेट dV/dt, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द रिंग इज हाफ द इंड्यूस्ड EMF। अब देखो इसमें टोटल इंड्यूस्ड EMF जो होता है, टोटल इंड्यूस्ड EMF, समझो यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, ऐसे करके सारा हम लोग काउंट करके समझते हैं, तब इंड्यूस्ड EMF आता है। और इंड्यूस्ड EMF होता है B इंटू एरिया, ये होता है फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, यही होता है। तो एरिया कांस्टेंट है और यहाँ dV/dt है, तो dV/dt यहाँ दिया हुआ है, जो भी बाई dV/dt होगा, जो भी हमारा dV/dt मान लो कुछ कांस्टेंट है, तो ये है इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू। इंड्यूस्ड EMF ये है। अब ये इंड्यूस्ड EMF मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो ये पूरे में चलेंगे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट करते हुए, ये 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट करते हुए पूरे में आएंगे तो 10 वोल्ट होगा। हाफ में जाओगे तो 5 वोल्ट इधर है तो 5 वोल्ट इधर है, मतलब ये समझो कि अगर हाफ इधर जाते हो तो ये है 5 वोल्ट, इधर हाफ समझते हो तो ये है 5 वोल्ट। इट मीन्स डायमेट्रिकली अपोजिट अगर पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा तुम्हें, तो 5 वोल्ट मिलेगा। ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, इस तरह समझो। तो इस तरह से ये डायमेट्रिकली अपोजिट अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF मिलेगा। अगर 10 वोल्ट टोटल इंड्यूस है तो 5 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द रिंग इज हाफ द इंड्यूस्ड EMF। ऑल पॉइंट ऑन द रिंग आर एट सेम पोटेंशियल, ऐसा नहीं होगा, सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो रहे हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप सोचोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई यहाँ से वापस यहाँ आ ही रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ना सोचें क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो जहाँ से चले वहीं वापस आ गए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, लूप में वापस आ गए। लेकिन यहाँ पे एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड दिस कंडक्टर, क्योंकि ये चेंज इन फ्लक्स के चलते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। और ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है भाई, तो नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव में राउंड ट्रिप में वर्क 0 नहीं होता है। इसका डिटेल हम लोग देखेंगे EM वेव में। जब मैक्सवेल साहब ने इक्वेशन दिया था तो मैक्सवेल्स इक्वेशन में मैं बताऊंगा कि 2 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके राउंड ट्रिप में वर्क 0 होता है, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसका राउंड ट्रिप में वर्क 0 नहीं होता, इसका राउंड ट्रिप में वर्क होता है इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू। इसके लिए अगर ये कंजर्वेटिव वाला फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। कंजर्वेटिव वाला है तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो E.dr राउंड ट्रिप में देखा तो 0 है। इसके लिए देखेंगे राउंड ट्रिप में E.dr तो ये है इंड्यूस्ड EMF दैट इज -d∅dt। ये है मैक्सवेल साहब ने मॉडिफाई करके ये बताया। 2 तरह के फील्ड हैं, मैक्सवेल इक्वेशन में ये आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ 2 टाइप, वन इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सब हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है, राउंड ट्रिप में वर्क 0 होता है।
लेकिन नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसका राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता, क्योंकि इंड्यूस्ड फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के चलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट पे चलें, ट्रिकी क्वेश्चन था तो आप याद रखेंगे, दो टाइप का होता है, फिर इस पे डिस्कशन होगा चैप्टर 8 में। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, an electric potential difference will be induced between the end of the conductor as shown in the graph when the conductor moves in the direction, किस डायरेक्शन में, m की तरफ, q की तरफ, l की तरफ, किस डायरेक्शन में मूव करे कि induced EMF will be obtained across the ends of the conductor। ये तुम्हें सोचना है, किधर वेलोसिटी दें, v क्रॉस b डॉट लेंथ, यही होता है इंड्यूस्ड EMF, याद होगा v क्रॉस b डॉट लेंथ, इनिशियल से फाइनल तक चले जाओ, ये इंड्यूस्ड EMF, वैल्यू मोशनल EMF याद होगा। तो अब बताओ v क्रॉस b किधर करें, अगर मान लो s के डायरेक्शन में, ऐसे q के डायरेक्शन में चलें तो v इधर है, b भी तो इधर ही होगा क्योंकि ये नॉर्थ है, इधर साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है। अब तुम अगर इधर ही मूव करोगे, वेलोसिटी रखोगे q की तरफ, तो हमारा v क्रॉस b ही जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी को इधर ही, v क्रॉस b ही जीरो, तो इंड्यूस्ड EMF नहीं आएगा। l की तरफ जाओगे तब भी v क्रॉस b जीरो हो जाएगा। अगर तुम p की तरफ भागोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, तो हमारा v इधर है, v इधर, v क्रॉस b आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू लेंथ आएगा। देख लो, ये लेंथ है ऐसे, ये है b, और वेलोसिटी रखोगे ऐसे, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिधर लेंथ है उधर ही वेलोसिटी, और ये हो गया b, तो ये है v, ये है b, तो v क्रॉस b करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। ये है v, रॉड के अलॉन्ग ही अगर हम लोग v रखें p की तरफ, तो v के अलॉन्ग हम लोग इसे रॉड के अलॉन्ग चले, तो इधर वेलोसिटी, इधर है b, तो v क्रॉस b करेंगे तो ऐसे मिलेगा, और रॉड ऐसे है तो परपेंडिकुलर में v क्रॉस b मिलने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड डेवलप नहीं होगा। m की तरफ अगर देखें तो चलो भाई, m की तरफ अगर देखते हैं तो रॉड अगर m की तरफ जाए, रॉड अगर m की तरफ जाए, ये है मान लो रॉड का वेलोसिटी v, इधर है b, तो v क्रॉस b करेंगे, v b, तो v क्रॉस b क्या हुआ, इस डायरेक्शन में, इधर ही लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, कंडक्टर तो ये, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर उधर ही है, तो उस कंडीशन में हमें मोशनल EMF मिलेगा। सो v क्रॉस b वो मिलेगा लेंथ। v अगर m की तरफ समझें तो b इधर है, तो v क्रॉस b करेंगे तो वो मिलेगा along the length, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसलिए v शुड बी along the m डायरेक्शन, तो m डायरेक्शन की तरफ ले लेंगे इसका ऑप्शन में, और वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 24 नंबर क्वेश्चन, टू रेल्स, देख रहे हैं क्वेश्चन, दो रेल हैं भाई ऑफ द रेलवे ट्रैक, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ग्राउंड आर कनेक्टेड। भाई कुछ क्वेश्चन है इसमें, और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी खूब आते हैं। तो दो रेलवे ट्रैक हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड, ग्राउंड से भी ठीक है, कनेक्टेड टू ए मिली वोल्ट मीटर। चलो दो इस तरह से हम लोगों ने बना दिए, ये मिली वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, ये ट्रैक है, ठीक है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन ए ट्रेन ट्रैवल्स विद ए स्पीड ऑफ 180। अब इस पे ट्रेन चले, इस पे ट्रेन चले कितनी स्पीड से भाई, तो 180 किलोमीटर पर आवर। चलो स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर ले 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे में 50 मीटर पर सेकंड का ये वेलोसिटी ट्रेन का है, ठीक है, along the track, given that a vertical component of Earth's magnetic field is, इसको vertical component b भी दिया हुआ है, कितना ये दिया हुआ है 0.2 × 10⁻⁻⁴, ये दिया हुआ है वैल्यू, and the rails are separated by 1 मीटर। अच्छा, रेल में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है भाई, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मतलब क्या, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई ये सिंपल सा क्या हुआ, ये क्वेश्चन इतना जो घुमा करके जो दिया हुआ है, इसमें बात सिर्फ ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेन जा रहा, मतलब समझो एक कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर जा रहा है, ये एक लूप बना हुआ है, समझो वोल्ट मीटर है, कनेक्टेड है, ये एक लूप बना हुआ है, और ये कंडक्टर जा रहा है, तो भाई यहाँ पे फील्ड भी है, फील्ड है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जा रहा है, इस तरह से। तो आप उसको 2 मेथड से 3 मेथड से हम लोगों ने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था, चाहे तो आप फैराडे लॉ से करो तब भी BL आएगा, मोशनल EMF से करो तब भी। तो ये इंडक्टर है, V है, V क्रॉस B करोगे ऐसे, V क्रॉस B
बी करोगे, बी अगर ऐसे क्रॉस में है, वो क्रॉस में जो बी होगा वो बी वी होगा। भाई रेलवे ट्रैक तो हॉरिजॉन्टल होता है, इसके क्रॉस में जो फील्ड होगा वो क्या होगा, तो अर्थ का जो फील्ड है उसका बी वी वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल तो बी एच होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्रॉस वाला, तो वही कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। नहीं अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुम बी वी का अलग देखो, बी एच का अलग देखो। तो फिलहाल बी वी तो जरूर है, और बी वी मतलब इसमें क्रॉस में, और बी एच मीन्स इसी डायरेक्शन में, क्योंकि रेलवे ट्रैक है, बी अगर ऐसे है तो ये बी एच है और ये बी वी है। तो बी एच का तो भाई बी एच तो हॉरिजॉन्टल होता है और ट्रेन भी हॉरिजॉन्टल चलता है, मीन्स कंडक्टर भी हॉरिजॉन्टल है और वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो वी क्रॉस बी जब करोगे हमारा, तो वेलोसिटी इधर है और बी एच भी इधर ही है, तो वी क्रॉस बी एच करोगे तो हमेशा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर तो हमारा है नहीं, हमें तो रॉड तो ये है, ट्रेन जो चल रहा है वो ये है कनेक्टिंग, हमें इसके क्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये चाहिए। इसलिए वी क्रॉस बी एच करेंगे तो वो वर्टिकल होगा, वी वी हॉरिजॉन्टल और बी एच भी हॉरिजॉन्टल, तो वी क्रॉस बी एच करेंगे तो वर्टिकल, और वर्टिकल में तो है नहीं कंडक्टर, हमें तो इसके क्रॉस चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, इसलिए बी एच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। इसलिए क्वेश्चन बी एच नहीं दिया, तुम्हें दिया है बी वी। इस क्वेश्चन में थोड़ा और ट्रिकी बनाने के लिए ये दे देता कि अर्थ का फील्ड ये है और एंगल ऑफ द पी है, ऐसे दे देता। आपको समझना है कि बी एच यूज होगा कि बी वी यूज होगा, तो बी एच यूज नहीं होने हैं, बी वी यूज होने हैं, जो क्रॉस में ऐसे फील्ड होगा या डॉट में फील्ड होगा। अब वी क्रॉस मान लो बी हमने लिया बी वी ऐसे क्रॉस में, तो वी क्रॉस बी वी अगर करें हम लोग, वी है ऐसे और बी वी है ऐसे, तो वी बी वी क्रॉस बी वी करेंगे तो ऐसे मिलेगा, वी क्रॉस बी वी मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, मीन्स वही दोनों एक्सिल के बीच में अक्रॉस द एक्सिल जो होगा हमारा यही, तो यही तो चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस यही तो चाहिए हमें। तो वी है बी वी है, तो वी क्रॉस बी वी करेंगे, इस एक्शन मिलेगा। सो हम लोगों को जो आंसर आएगा वी वी एल जो आता है वो वी इंटू बी वी इंटू एल, वी इंटू बी वी इंटू एल मोशनल इमेज विल बी इक्वल टू वी बी वी इंटू एल, और वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 50 और बी वी का वैल्यू कितना दिया है भाई, तो बी वी का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो वी हो गया बी वी हो गया, और लेंथ तो 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ से देखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ ये मिल गया, इतना वोल्ट का मिल जाएगा, 10⁻³ वोल्ट ये मिल गया तुम्हें आंसर। तो 10⁻³ वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा अक्रॉस द टू ट्रैक, मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ा जाए, बड़ा क्वेश्चन है कोई बात नहीं है, देखो लेकिन आंसर बहुत छोटा है। आंसर तो ऐसा है कि आपको बिना कैलकुलेशन के ही काम आ जाएगा। A rectangular coil ABCD is rotated, भाई ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है, एक्सिस एसी जनरेटर में भी ऐसा हम लोगों ने देखा था, कॉइल रोटेट हो रहा है, कोई बात नहीं है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस एज शोन इन द डायग्राम। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल और इसका एक्सिल भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। The induced EMF of the coil would be maximum, induced EMF कब maximum होगा, ये ट्रिकी है, इसलिए भी है कि थोड़ा सा AC का अगर आइडिया लग जाए आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है तो ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ही एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल ही हमारा ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको कैसे विजुलाइज किया जाए, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड में फील्ड है और ये हो गया मान लो ये फेज है, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर, तो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल हमारा फील्ड भी है इस तरह, लेकिन एक्सिस हमारा फील्ड के अलॉन्ग नहीं है, उसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। मीन्स अगर ये फील्ड है तो तुम्हारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हॉरिजॉन्टल में फील्ड है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये तो ऐसे ही रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टल में फील्ड है ऐसे, इस तरह का फील्ड है जो डायग्राम में दिख रहा है, और हमने कॉइल को ऐसे रोटेट करा ऐसे, तो एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है बट एक्सिस एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्सिस ये है, फील्ड ये है,
इस तरह से कर रहा, तो मैक्सिमम फ्लक्स ये होगा जब ऐसे होगा, और ऐसे करेंगे तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स। ऐसे रहा तो जीरो फ्लक्स हो जाएगा क्योंकि फील्ड तो ऐसे चल जाए। अब ऐसे रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। इस तरह से रोटेट होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर इधर, फील्ड भी इधर, जीरो एंगल। अब ऐसे रोटेट किया, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर है हमारा, तो कुछ एंगल बनेगा। इस तरह से चलता रहेगा, एंगल चेंज होता है। इसको डायग्राम समझ गए, यही डायग्राम आपको फील्ड ऐसे, अभी ऐसे है तो ये मैक्सिमम है हमारा फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये रोटेट करके अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए तो फ्लक्स विल बिकम जीरो, कोई क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा, नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी मोमेंट पे मान लो थीटा इज इक्वल टू जीरो एंगल था, तो टी टाइम के बाद जो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो हो जाएगा बी इंटू एरिया इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर आर्बिट्ररी टाइम पे फ्लक्स निकालना चाहें तो बी ए कॉस ओमेगा टी। एसी चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। थर्ड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, थीटा इज चेंजिंग विद टाइम, सो फ्लक्स एट एनी आर्बिट्ररी टाइम विल बी दिस। और अगर एन लूप है इस कॉइल में तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी होता है, बिल्कुल करेक्ट। अब ये फ्लक्स है और ये चल रहा है, कह रहा है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो भाई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये होता है d5 by dt, ये मैक्सिमम कब होगा? तो देख लो भाई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हम लोग माइनस भी रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी, जब मैक्सिमम ई मैक्स कब होगा? जब हमारा ये वाला मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन ओमेगा टी कब मैक्सिमम होता है भाई? जब ये 90 डिग्री मैक्सिमम तब होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है कब? ये 90 डिग्री, यानी कि टी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ओमेगा टी हमारा 90 डिग्री मीन्स π/2। इसलिए ये कब होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओमेगा टी मतलब एंगल, एंगल जो हो वो कब हो भाई? तो एंगल का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री, तब मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और ये कब होगा? जब हमारा 90 डिग्री बने, मतलब क्या? देखो इसके ऑप्शन में हम लोगों को चेक करने पड़ेंगे। प्लेन ऑफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, भाई प्लेन ऑफ द कॉइल हॉरिजॉन्टल वाला एक दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? तो जब हमारा प्लेन ऑफ द कॉइल हॉरिजॉन्टल में हो, फील्ड भी हॉरिजॉन्टल हो, तो फ्लक्स इज जीरो, फ्लक्स इज जीरो, ठीक है। ऐसे में फ्लक्स मैक्सिमम, तो फ्लक्स की बात हमें नहीं पूछ रहा, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की पूछ रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब फ्लक्स जीरो होता है। देखो जब साइन 90 डिग्री 1 होता है तो साइन कॉस 90 जीरो हो जाता है, मीन्स फ्लक्स जब जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा। जीरो होगा π/2 पे, तो π/2 पे मैक्सिमम होगा। हमें तो चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, तो तब होता है मैक्सिमम जब फ्लक्स हमारा जीरो होता है। फ्लक्स जीरो कब होता है? फील्ड अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे ही रहे, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स जब जीरो है तो मैक्सिमम है, फ्लक्स जब मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। ऐसे समझ में आए तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू 1 हो, और जब साइन 1 होता है ना तो कॉस 0 होता है। इट मीन्स साइन जब वैल्यू 1 होगा तो उस कंडीशन में 90 डिग्री और 90 डिग्री होने पे कॉस का वैल्यू 0 होगा। तो फ्लक्स 0 वाला कंडीशन ही हमारा ईएमएफ मैक्सिमम वाला कंडीशन। तो फ्लक्स 0 वाला कंडीशन कब होता है? जब प्लेन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उस कंडीशन में जीरो फ्लक्स मीन्स मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, जब प्लेन ऑफ द कॉइल हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए तो प्लेन ऑफ द कॉइल जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो फ्लक्स 0 और हमारा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ तो यही हो जाएगा। प्लेन ऑफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। एक तो ये मेथड हो गया सोचने का। दूसरा सोचने का मेथड तुम ये भी कर सकते थे कि भाई दोनों का ग्राफ ही प्लॉट कर दो। देखो फ्लक्स वाले का ग्राफ मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया कॉस वाला, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ मतलब इसका स्लोप, स्लोप देखो 0 है, यहाँ पे स्लोप साइन वाला चलेगा भाई, तो साइन वाला चलता है तो ये ऐसे कर्व होता है, इस तरह होता है, ऐसे चलता है। जब ये 0, जब फ्लक्स 0 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, और जब फ्लक्स
मैक्सिमम तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो हमें चाहिए। इंड्यूस ईएमएफ कब मैक्सिमम है? तो जब फ्लक्स जीरो है, और वो कब है? 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री π/2 एंगल हो तो एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री कब होता है? एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री तब होता है जब फ्लक्स जीरो है। ये है 90 डिग्री फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल में, और ये ऐसे है एरिया वेक्टर ये है। तो फ्लक्स इज जीरो क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है एंगल बिटवीन फील्ड एंड द एरिया वेक्टर 90 डिग्री। तो फ्लक्स है जीरो और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, क्योंकि जब फ्लक्स जीरो होता है उसे सब मैक्सिमम स्लोप होता है, और स्लोप ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। स्लोप ही इंड्यूस्ड ईएमएफ है d∅dt। इसलिए तुम सोचो जो फ्लक्स है वो क्रॉस की तरह ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, तो वो कब इसका स्लोप मैक्सिमम होगा? वही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कब स्लोप मैक्सिमम होगा? जब ये ऑरिजिन को क्रॉस कर रहा होगा, जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा उसी समय हमारा मैक्सिमम स्लोप होता है। देखो स्लोप धीरे 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 यहाँ जीरो हो जाता है। स्लोप मैक्सिमम स्लोप तब है जब ये वैल्यू फ्लक्स का जीरो हो। तो इसलिए हम लोग निकाल लेंगे कि जब प्लेन हॉरिजॉन्टल हो यानी एंगल 90 डिग्री, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, प्लेन का एरिया वेक्टर और फील्ड में 90 डिग्री एंगल हो, मीन्स प्लेन का हॉरिजॉन्टल हो, यानी प्लेन अगर देखें तो इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। प्लेन हमारा एक ही डायरेक्शन में रहे, एरिया का जो प्लेन है, लूप का जो प्लेन है वो इन द मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और इस तरह से होगा फ्लक्स जीरो एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। चलो ये समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी देखो। चलो इसको ट्राई करो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, रफ में कर लो, कर लिया सर। इसमें थोड़ा दिखा दो भाई। द करंट थ्रू ए चोक कॉइल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 एम्पियर। चेंज हो गया भाई इन 0.3 सेकंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ 30 वोल्ट इज प्रोड्यूस। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी होता है, चोक कॉइल है मान लो, इसने इंक्रीज किया 0 to 6, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आया। तो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा? इंडक्टेंस का रिलेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ ये होता है, याद होगा। तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 30 वोल्ट। माइनस साइन की जरूरत नहीं है हमें, तो इससे वैल्यू चाहिए। L और di/dt कितना है भाई? तो 0 to 6 हो गया, यानी 6 का चेंज इन करंट टाइम है 0.3 सेकेंड। इसलिए ये वैल्यू हो गया। L का वैल्यू कितना मिल गया भाई? तो L का वैल्यू यहाँ से लो, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20, इधर कितना 20, 10 से मल्टीप्लाई करो भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20। तो L इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20, इट मीन्स 1.5। तो 1.5 हेनरी का फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ LdI/dt है भाई। L का वैल्यू निकालना है, वैल्यू दिया हुआ है, di/dt भी दिया हुआ है, निकाल लेंगे भाई, मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखें हम लोग। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखो। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग। जैसे हमारा स्क्वायर वाला था वैसे ही अब यहाँ किसमें आ गया भाई? तो सर्कुलर वाले में आ गया। एक हमारा R1 रेडियस का है, एक हमारा R2 रेडियस का है, और R1 क्या है? वेरी ग्रेटर देन R2 है। इट मीन्स एक बड़ा लूप है, एक उसके सेंटर पे छोटा लूप है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो भाई एक प्राइमरी ले लो, इसका ले लिया मान लो प्राइमरी, इसका करंट के चलते यहाँ पे हम लोग फील्ड निकाल लेंगे। जैसे स्क्वायर कॉइल में किया था वैसे ही इधर करेंगे। तो बताओ भाई फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? तो फील्ड एट द सेंटर होगा μ0/4 याद होगा, I/r। R मीन्स यहाँ R1 बड़े वाले का, और एंगल होता था याद होगा 2π, क्योंकि हमें सेंटर पे चाहिए। तो डायरेक्टली भी लोगों को याद होता है μ0I/2r। तो ये है फील्ड एट द सेंटर, और इसके लिए जब फ्लक्स निकालेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। तो छोटे वाले के लिए, सेकेंडरी के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो B, यही वाला B पूरे में यूनिफॉर्म समझा जाएगा, जो सेंटर पे है वही इस पूरे R2 रेडियस वाले में है। तो फील्ड हमारा हो गया μ0I/2r1 फील्ड हो गया, इंटू एरिया πr2² इंटू cos 0 डिग्री, ये हो गया। इसलिए I1 छोड़ दो और बाकी को जोड़ दो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2² डिवाइडेड बाई R1। हमें तो ये निकालना था प्रोपोर्शनलिटी, R2² डिवाइडेड बाई R1। सो दिस विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बोलता तो I छोड़ देते, बाकी को ले लेते μ0/2r1 और R2², ये मिल जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2² डिवाइडेड बाई R1। ये हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एल्युमिनियम रिंग ऑफ रिंग B
फेसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, चलो ये एल्यूमिनियम रिंग है, रियर साइड इधर फ्रंट साइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट एल्यूमिनियम रिंग बी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा इस तरह से, द करंट आई थ्रू ए कैन बी अल्टर्ड, थ्रू ए जो करंट है हमारा वो चेंज हो सकता है। जो करंट चेंज करोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट चेंज होगा तो इसका पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा, क्योंकि ए ना ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये फील्ड को कम ज़्यादा कर सकता है चेंज करेंगे। तो इफ आई इंक्रीजेस ए विल रिपेल बी, आई अगर इंक्रीज करें मीन्स ये स्ट्रॉन्गर हो, ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाए तो क्या ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। इफ आई डिक्रीजेज ए विल रिपेल बी, वेदर आई इंक्रीज और डिक्रीज बी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी। इफ आई इंक्रीजेज ए अट्रैक्ट्स बी। तो इस तरह से ऑप्शन है, इसको कैसे सिलेक्ट करोगे भाई, तो इसमें आप सोचो, ऑप्शन के लिए सोचा जाए कि करंट अगर इंक्रीज हो गया इट मीन्स फील्ड और इंक्रीज हो जाए। इसको एग्जांपल से समझो ऐसे, अगर हम लोगों ने मान लो फील्ड इंक्रीज करते हैं इस तरह से है, ये नॉर्थ है, समझो ये साउथ बना हुआ है इफेक्टिवली ड्यू टू द करंट, और यहाँ पे ये लूप है, तो ये अगर हमारा फील्ड इंक्रीज करे बाई इंक्रीजिंग द करंट, करंट अगर इंक्रीज कर रहा हो तो फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, ये फील्ड है ये इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, और जब फ्लक्स इंक्रीजमेंट होगा तो इसके अपोजिट में इंड्यूस करंट, मतलब ये क्या कर देगा, ऐसा नॉर्थ साउथ बना देगा, तभी तो इधर भी इंड्यूस जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो अपोज करेगा, तो ओरिजिनल फील्ड राइटवर्ड है तो ये इंड्यूस फील्ड लेफ्टवर्ड प्रोड्यूस करेगा, मींस इधर नॉर्थ इधर साउथ बनाएगा। इस नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, ये जो हमारा इंड्यूस नॉर्थ है और ये जो नॉर्थ है इनमें क्या होगा, रिपल्सन। तो इफ करंट इंक्रीजेज रिपल्सन होगा और ये मैग्नेट उसको थ्रो करेगा, रिपेल करेगा। अगर करंट डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो सोच लो, तो डिक्रीज करेगा तो ये फील्ड हमारा डिक्रीज होने लग जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो उसके जल्दी इधर ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इधर ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये बन जाएगा इसका इफेक्टिवली, इसका ये बन जाएगा नॉर्थ और ये बनेगा साउथ, लेकिन इसका तो नॉर्थ यहाँ है, इसका साउथ है, तो ये तो अट्रैक्ट करने लग जाएगा, इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। सो इफ करंट डिक्रीजेज इट विल अट्रैक्ट द कॉइल, इफ करंट इंक्रीजेज इट विल रिपेल द कॉइल। सो करंट अगर हम लोग इंक्रीज करें तो इट विल रिपेल, यहाँ पे देखें, तो इफ करंट इंक्रीजेज ए अट्रैक्ट बी, ये नहीं होगा, इफ करंट इंक्रीजेज ए विल रिपेल बी, ये हो जाएगा। करंट डिक्रीज होने से ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए आई इंक्रीजेज देन रिपल्सन विल टेक प्लेस, तो रिपल्सन होगा, इट विल रिपेल बी, तो ये ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 29 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, कंडक्टिंग रॉड, देखो भाई इसमें कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज एज शोन इन द फिगर, इंड्यूस्ड करंट इधर है, अच्छा ऐसे, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो तुम खुद सोच लो भाई, v इधर है राइट वर्ड में, करंट हमें चाहिए, करंट ऐसे तब होगा जब ये इसका सेल जो बने वो इस तरह का बन जाए, करंट हमारा इसमें तभी ऐसे होगा जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ ऐसे बने, तभी तो इंड्यूस करंट ऐसे चलेगा, इंड्यूस ईएमएफ इधर बनना चाहिए, v है ये, तो b किधर हो भाई, तो अगर मान लो b हम लोग इस डायरेक्शन में रखें, डॉट में रखें, तो v क्रॉस b करेंगे तो v क्रॉस b डाउनवर्ड में आ जाएगा, तो इधर करंट जाएगा। अगर इधर करते हैं b को, तो v है b क्रॉस b करेंगे तो अपवर्ड मिलेगा, b क्रॉस b करेंगे अपवर्ड मिलेगा, तो अपवर्ड करंट चलने लगेगा। सो v अगर कंडक्टर ऐसे जाए और क्रॉस में फील्ड हो तो v क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, v क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये अपवर्ड करंट पास करा देगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द क्रॉस डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनटू द पेपर, और इसको हम लोग डाउनवर्ड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। चलो ये किस तरह से लैंग्वेज लिखा है ऑप्शन देख लेते हैं, इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, इसी प्लेन में लेफ्ट में, तो ये तो नहीं होगा, इन द प्लेन ऑफ पेपर होना ही नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डाउनवर्ड मतलब क्रॉस, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मीन्स यहाँ पे अगर हमारा ऐसे क्रॉस में फील्ड हो और वेलोसिटी ऐसे हो तो v क्रॉस b हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और उससे हमें मिल जाएगा करंट इधर और इंड्यूस में भी ऐसा मिलेगा। चलो ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल ऑफ 100 टन, मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल ऑफ 100 टन, इसको ट्राई कर लो जल्दी से भाई, इसको ट्राई करो। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल ऑफ 100 टन एंड
40 square centimeter area is increased from 1 Tesla to 6 Tesla in 2 seconds, then the magnetic field perpendicular to the coil, magnetic field भी perpendicular to the EMF generated is, EMF जनरेटेड मैं निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड 100 टर्न है भाई, नंबर ऑफ टर्न 100 है, एरिया इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका मतलब 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एसआई में कि हमें एसआई में यूज करना है तो एसआई में कन्वर्ट कर लें, स्क्वायर सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, उसको कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने मीटर स्क्वायर है ना हमारा ये, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है 1 टेस्ला टू 6 टेस्ला, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड हमारा 1 टेस्ला टू 6 टेस्ला हो गया, कितने टाइम में? तो टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, डेल्टा टी इज 2 सेकंड। निकालना क्या है? ईएमएफ जनरेटर। तो ठीक है भाई, ईएमएफ जनरेटर निकाल लेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है डिफेबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। माइनस साइन को छोड़े हम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू चाहिए तो उसके लिए लिखेंगे फाइनल फ्लक्स, तो बी है 6 टेस्ला फाइनली, एरिया 40 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया फाइनल फ्लक्स। और cos 0 डिग्री लेंगे क्योंकि मैं कुछ नहीं दिया है, तो वैसे भी प्लेन ऑफ द कॉइल और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है इतना इंक्रीज फ्रॉम दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर, इसलिए cos 0 डिग्री ही यूज करेंगे। तो ये फाइनल फ्लक्स है और इनिशियल फ्लक्स होगा 1 इंटू वही एरिया 40 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मिल गया। चेंज इन फ्लक्स और डिवाइडेड बाई टाइम करना पड़ेगा। तो टाइम कितना है भाई? तो टाइम जो है 2 सेकंड, टाइम लगा है 2 सेकंड, यही हो गया हमारा। और नंबर ऑफ टर्न इससे मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये तो एक लूप में आएगा, ऐसे ऐसे 100 टर्न है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हें चाहिए तो 100 से इस तरह से मल्टीप्लाई भी करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग देखें कि ये क्या हो गया। तो 100/20 100/2 ये रह गया, और ये बन गया तुम्हारा 5 6 - 1 5 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये कैलकुलेशन करें हम लोग तो ये कितना हो जाता है भाई? तो 20 हो गया, ये 25 या 100 हो गया, 100 ठीक है। तो 10⁻⁴ इधर हो गया 100 इंटू 10⁻⁴, और ये हो गया 10⁻⁻⁴, दोनों मिलाकर क्या बन गया? 1 बन गया। सो 1 वोल्ट विल बी द आंसर, ओनली 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, 1 वोल्ट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से बता दूँ, ये फाइनल फ्लक्स, फाइनल बी इंटू एरिया, इनिशियल बी इंटू एरिया, टोटल चेंज इन फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 100 तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, ठीक है। 100/2 रख लिया, और ये 6 - 1 5 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया भाई, उनसे कैंसिल किया 20 25 या 100 100 इंटू 10⁻⁴, और ये 10⁻⁻⁴ मिल के 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 वोल्ट वाला ऑप्शन टिक कर दोगे, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।